मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का परिवार, अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सरगुजा के महाराज श्री टी एस सिंहदेव जी के निवास पश्चिम आया हूँ। मैं महाराज से जानना चाहूँगा कि रामगढ़ पहाड़ी में जो मुद्दा आपने उठाया था, वो मुद्दा राजनीति में उलझ के रह गया, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? राजनीति में उलझना भी नहीं चाहिए जी। हालांकि ये देखने को आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल 3 सदस्यीय वहां भेजा और ये मामला शासन प्रशासन स्तर का है। जो मुद्दे उठे हैं, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो सही है कि नहीं। लोगों ने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसमें ये बात बार बार आ रही है। कांग्रेस के शासनकाल में भी जो तत्कालीन कलेक्टर थे झा जी, उन्होंने भी सीता बैंगरा का उल्लेख करते हुए जो खदान का एक छोर है वहां से उसकी दूरी 11 किलोमीटर बता के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। वर्तमान में अभी जो 26 जून को वर्तमान डीएफओ हैं, उन्होंने भी एक प्रमाण पत्र जारी किया और उसमें के भी जो बिंदु थे उसमें उन्होंने उसका उल्लेख किया कि यहाँ से जो दूरी है वो 10.9 किलोमीटर की है, अर्थात जो 10 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, अर्थात जो बिंदु है उसका नाम उन्होंने KX3 दिया है, केते एक्सटेंशन बिंदु क्रमांक 3, उसके 10 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के दायरे में। तो उन्होंने फिर उल्लेख किया सीता बैंगरा और जोगीमाड़ा का, जो कि धार्मिक स्थल नहीं, पुरातात्विक स्थल। दूसरा, उन्होंने स्वयं जो आकलन रखा उसका आधार उन्होंने रखा था कि कोई अन्य स्थानों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, कोई जल क्षेत्र है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, कोई धार्मिक स्थल तो नहीं है जिसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जो धार्मिक स्थल का स्वयं उन्होंने उल्लेख अपने रिपोर्ट में किया, उसकी दूरी उन्होंने नापी नहीं। वो दूरी 9.13 किलोमीटर आती है। तो जो प्रमाण पत्र उन्होंने जारी किया 10.9 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर से ज्यादा दर्शाते हुए, उसमें उन्होंने या तो त्रुटिवश या किन्हीं कारणों से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का जो विद्यमान मंदिर है उसका उल्लेख नहीं किया। गांव वालों का पिछले साल 1.5 साल से ये कहना है कि वहां पर जो ब्लास्टिंग होती है उससे मंदिर भी दहलता है, पहाड़ी भी दहलती है और चट्टानों में क्रैक आ रहे हैं, दरारें आ रही हैं और वो दरार बढ़ती चली जा रही है। उनमें इस बात की गंभीर और बड़ी चिंता है कि जो सीढ़ी ऊपर जाती है वो उसका रास्ता अगर टूट गया तो लोग ऊपर मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस बात को लेके एक समिति वहां पर रामगढ़ के मंदिर और इत्यादि के देखरेख के लिए लोगों ने एक समिति बनाई, स्थानीय लोगों ने भी मुख्य रूप से समिति बनाई, जिसमें अधिकतर लोग या तो वहां के पुजारी हैं, बैगा हैं या आदिवासी हैं। उस समिति ने इस मुद्दे की बैठक रखी होगी, मुझे भी बुलाया था। वहां जाके मैंने उनकी बात भी सुनी और बात यही सामने आ रही थी। उन्होंने जो दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराए कि रामगढ़ की पहाड़ी की दूरी वो बिंदु KX3 से 8 किलोमीटर की, जो मंदिर है वो 9.13 किलोमीटर पे, और पूर्व के कलेक्टर और वर्तमान के डीएफओ ने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दशांक इत्यादि जो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, वो कोऑर्डिनेट की ही दूरी 9.54। गलत तो लगता है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिया, लेकिन जो कोऑर्डिनेट दिया वो कोऑर्डिनेट को आप भी नाप सकते हैं। आजकल तो गूगल के यंत्र उपलब्ध हैं, एप्स उपलब्ध हैं, कोई भी उसमें देख सकता है। तो वो दूरी स्वयं 9.54 किलोमीटर। ये हम लोगों का ये इसमें कथन है कि सरकार इसको जांचे और जांच के ये सुनिश्चित कर ले कि आप खुद ही कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर में नहीं करना है, 10 किलोमीटर के बाहर है क्या, और ये सारे स्थान 10 किलोमीटर के अंदर आते हैं। तो जो अनापत्ति दिया गया है या जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है ये त्रुटिपूर्ण है, इसको वापस लेना चाहिए। और अगर सही है 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ शासन स्तर पर कार्रवाई होगी?
होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बाबत बात की थी, उनको पूरा डिटेल मैंने भी भेजा, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पूरा डिटेल भेजा, माननीय केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जी हैं उनको भी पत्र भेजा। तो अपनी तरफ से जो भी मेरे पास जानकारियां थी उसको गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म रखते हुए और मैंने उनको कहा भी कि ये पार्टी की तरफ से नहीं, ये समिति की तरफ से जो बात आई है उसको मैं रख रहा हूँ। और ये दलगत कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, पुरातन समय से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, लाखों लोग वहां साल भर पूजा करने के लिए जाते हैं। इस पे विचार सरकार को पुनः करना चाहिए कि प्रमाण पत्र जारी करने में गलती हुई है क्या। सर दूसरा मुद्दा जो अभी चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे वोट चोर और गद्दी चोर चल रहा है अभियान सर। तो सर ये जो आप लोग जो बोल रहे हैं इससे पहले कोई इंक्वायरी होती है, मतदार सूची का निरीक्षण होता है, अभी हम जो मुद्दे उठा रहे हैं इस पर क्या होगा सर? सालों से हम लोग भी चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, करीब 50 साल या उससे ज्यादा एक्चुअली मेरे को अब 55 साल हो गए हैं। मम्मी ने जब चुनाव 1971-72 में लड़ा था तो तब से लेके 52-53 साल हो गए, तब से मैं ये राजनीति में पोलिंग बूथ क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे चुनाव लड़ते हैं, मैं भी किसी न किसी रूप में भाग लेता था। फिर स्वयं राजनीतिक दल का सदस्य भी बना और नगर पालिका में भी अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका रहा, विधायक के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि वोटर लिस्ट में कमियां रहती हैं। जब चुनाव का समय आता है तो लोग आते हैं, बोलते हैं बाबा मेरा नाम कट गया। ये सारी चीज अर्थात कि जब मतदाता सूची प्रकाशित होती है उसके पहले देखने की जरूरत है। तो एक समान प्रक्रिया थी कि कहीं 2 नाम कट गए, 1 नाम कट गए, उस पर चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ रहा है या कहीं कोई योजनाबद्ध तरीके से पहल कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि त्रुटि हुई है, छोड़ दिया, जानबूझ के किसी ने काटा, ये बात पहले नहीं आती थी। त्रुटियां आती थी, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम नहीं कटे, उनके नाम चल रहे हैं, किसी का नाम पिछले चुनाव में था, इस चुनाव में कट गए, विधानसभा में है, लोकसभा में कट गए। धीरे धीरे समय के साथ में ये भी सुनने में आने लगा कि जानबूझ के कुछ लोग विशेष के नाम अब कटने लग रहे हैं। तो कहीं एक आध कोने में होगा, कहीं ऐसा होगा, पूरे चुनाव को प्रभावित नहीं करता होगा, कुछ नाम लोगों ने हो सकता है बदमाशी करके कटवा दिए, ऐसे नाम जो नाम से ही चिन्हांकित हैं कि ये कौन है, और अनुमान लगाया जा सकता है कि किसको वोट दे सकते हैं। मुस्लिम वो पता नहीं वो किसको देते हैं, लेकिन एक अनुमान लगता है कि ये है, ये किनको ज्यादा वोट देते हैं, उनके नाम कटने की बात सामने आने लगी थी। पर वो कहीं कहीं ऐसी बात आती थी। जब से हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि का चुनाव हुआ और अप्रत्याशित रूप से चुनाव के परिणाम, जैसे छत्तीसगढ़ का भी अप्रत्याशित लगता था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हार गई, सारे आंकलन जो आ रहे थे कांग्रेस की जीत के आ रहे थे। तो वो बात उस समय नहीं आई, उस समय ईवीएम इत्यादि पे शंका होती थी, बात होती थी, पहल भी हो रही थी कि बैलेट पे, और आज भी मेरा मानना है कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि इसमें छेड़छाड़ एक योजनाबद्ध तरीके से भी की जा रही है मतदाता सूची, बड़े पैमाने पे। अभी एक यहाँ छूट गया, एक यहाँ हो गया, एक गलती से छूट गया, किसी ने बदमाशी से किसी का कटवा दिया, वो पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाली बात नहीं होती। हालांकि गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर आदमी उतना ध्यान नहीं देता था कि चुनाव आयोग है, निष्पक्ष काम करता है, करता ही होगा, जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा होगा। इन चुनावों के बाद, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र ये चुनावों के बाद में ये बात सामने आने लगी कि ये कैसे हो गया। और हरियाणा में आने लगा कि वो जो मशीनें थी उसकी बैटरी 99% चार्ज दिखा रही है कहीं की, जबकि दिन भर उपयोग हुआ है, बाकी मशीनें हैं वो 66% पे हैं, 70% पे है। तो ये कैसे, बैटरी कैसे फुल पावर हो गई? तो सील बंद है, सील बंद है, वो तो उपयोग में थी मशीन, तो कुछ तो डिस्चार्ज हुई होगी, 99 पे कैसे? फिर लोगों के कान खड़े हुए, जिसे कहते हैं सरल भाषा में, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। महाराष्ट्र में 4 महीने पहले इंडिया अलायंस ने लोकसभा के चुनाव में काफी अच्छा वहां परफॉर्मेंस किया, और विधानसभा आता है तो एकदम पलट गया। तो क्या बात है? कुछ मुद्दे थे, कुछ और बात थी, क्या था? जब छानबीन की गई तो उसमें बातें चल के सामने आने लगी कि
एक घर में 5-5, 6-6 हजार जी सर, नाम है। बहुत शिरडी के संदर्भ में बात है। फिर कुल मतदाता बढ़ गए इतने ज्यादा। सामान्य रूप से जब आदमी चुनाव में भाग लेता है तो ये मान के इस भरोसे में और इस विश्वास से भाग लेता है कि ऐसी हेरफेर कुछ नहीं हुई है कि किसी को हराने जिताने के लिए आप सारे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे एक विश्वास और एक भरोसा रख के हम लोग चुनाव में भागीदार बनते हैं। गलतियां थोड़ी बहुत। तो सर इसमें आप लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं? चुनाव आयोग की बात मांग भी नहीं कर रहा आपने कार्रवाई जनमत प्रजातंत्र में जनमत के दबाव के अलावा कोई कार्रवाई का रास्ता नहीं होता है और इसीलिए आंदोलन राहुल जी ने और इंडिया अलायंस के साथियों ने किया और अंततः बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने आधार जैसी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही दर्ज है कि वोटर की पहचान का एक कार्ड आधार भी माना गया, वो उसी में लिखा हुआ है। उसी को चुनाव आयोग जो 11 जानकारी मांगी उसमें आधार कार्ड को नहीं मान रहा। तो वो क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि फिर वही कि एक बड़ा तबका जो तुलनात्मक कम संपन्न होता है उनके पास अन्य दस्तावेज नहीं होंगे, लेकिन आधार कार्ड लगभग ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 99% आधार कार्ड लोगों के हाथ में आ गए हैं। लोगों को लगता है कि हमारा भला इसके माध्यम से होगा, तो लगभग 99% लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए। अब वोट गिरता है तो हर चुनाव में आप देखते हैं कि राजनीतिक दलों को जो वोट मिलता है, मान लीजिए भाजपा और कांग्रेस को पकड़ लीजिए, अन्य दल भी होते हैं अन्य क्षेत्रों में, 30% मान लीजिए दोनों को वोट मिलता है। फिर आप आकलन करते हैं कि ये 30% में हमारा वोट बेस क्या है, कौन है हमारे समर्थक जो 30% देते हैं। 30% कांग्रेस को कौन देता है, 30% भाजपा को कौन देता है। तो अमूमन ये माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग कुछ दिनों से, हालांकि बदलता है, शहरों में भी हम देखते हैं कि ऐसे अमूमन भाजपा को माना जाता है कि पलड़ा भारी रहता है, तो शहरों में कौन रहता है, मध्यम वर्ग, व्यवसायी इत्यादि। तो इनका भाजपा थोड़ा यहाँ पर तुलनात्मक मजबूत दिखती है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर 30% कांग्रेस का वोट कहाँ से आया है। तो जो पिछड़ा तबका है तुलनात्मक, दोनों को दोनों वोट तो है नहीं, आखिर इनका बेस क्या है, इनका बेस क्या है। अब इनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं शहर में रहने वालों के पास, उनने जन्म प्रमाण पत्र भी रखे होंगे, सर्टिफिकेट भी रखे होंगे, पढ़े लिखे भी ज्यादा होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई का स्तर भी कम होता है, सर्टिफिकेट भी कम रख पाते हैं, कहाँ दौड़ो क्या करो। आधार कार्ड लेकिन है, तो आधार कार्ड रोका जा रहा है। घुसपैठी आ गए, नेपाल से घुस गए, बांग्लादेश से घुस गए, म्यांमार से आ गए, रोहिंग्या। तो आप मान लीजिए कि देश का शासन प्रशासन चलाने की जवाबदारी के स्थान पे है, लोग अगर घुसपैठ कर रहे हैं तो ये जवाबदारी किसकी? सबसे पहले तो गृह विभाग की है कि भाई आप आने कैसे दे रहे हो। दूसरा, आप कह रहे हो कि घुसपैठी आ गए हैं, हटाओ नहीं, पहले तो यानी आपको जानकारी है, तो आपको जानकारी है तो बताइए ना कि टीएस सिंहदेव रोहिंग्या है और देखिए हमने पकड़ लिया टीएस सिंहदेव को कि इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है, बिल्कुल नाम काटिए और टीएस सिंहदेव को वापस भेजिए म्यांमार। ये आपको मालूम है कि घुसपैठी आ गया, आप ये कह रहे हो आ सकते हैं, और यहाँ आप ये नहीं कह रहे हो कि हो सकता है कि लोग घुस गए ऐसा सुनने में। आपका उनको मालूम है कि आ गए, मालूम है तो प्रमाण है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जो हार है भी बहुत लोग बचा नहीं पा रहे हैं। 94 वोट की बहुत बड़ी संख्या नहीं है, जैसे आपने बताया फर्जी मतदाता जुड़े हुए हैं, तो क्या इसमें कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, वो मैं अपने चुनाव को लेके इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ रहा। वो तो रेड नदी में पानी बह गया, वो तो चला गया, उसकी प्रक्रियाएं भी हैं, चुनाव में याचिकाएं लगती हैं, वो सबका भी समय निकल गया। और मेरे हिसाब से चुनाव हारने के बाद में फिर ये सब बात नहीं होगी। लेकिन चुनाव के पहले अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई ऐसी पहल हो रही है या हो सकती है कि मतदाता सूची को ही प्रभावित करके आप कर रहे हैं, तो सतर्क रहना चाहिए। तो हम लोग अभी से 2028 के चुनाव के लिए सतर्क हैं। बिहार वाले साथी सब बिहार के चुनाव के लिए सतर्क हैं, असम वाले साथी असम के लिए सतर्क हो गए, पश्चिम बंगाल वाले साथी पश्चिम बंगाल के लिए सतर्क हो गए, केरल में चुनाव होगा तो वहां के लिए सतर्क हो गए, क्योंकि ये तो योजनाबद्ध तरीके से
ऐसा किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो कर्नाटक का ऐसा बिल्कुल दिखाया राहुल गांधी ने। 1,250 मतदाता जी। जिनका नाम नहीं होना चाहिए शायद, हाँ वो अगर दिख रहा है तो बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या। और दूसरे दल के भी लोग कह रहे हैं, जी सर, मतलब भाजपा के भी लोग कह रहे हैं कि उस लोकसभा में ऐसा है, उस लोकसभा में ऐसा, पर आप खुद भी मान रहे हो। लेकिन अब कार्रवाई कौन करे? और आप बजाय इसके कि हाँ अगर ऐसी जानकारी आई है तो उसको ठीक कर लो, आप कह रहे हो कि एफिडेविट दीजिए। ये चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये थोड़ा सा जिसे हम फासिस्टवादी कहते हैं या तानाशाही कहते हैं, उस तरफ चला जाता है। सर आखिरी सवाल सर, अंबिकापुर की सड़कों की हालत के बारे में बोलिए सर। अभी सरकार ने हालत बजट बढ़ा दिया है, ये दिसंबर तक बोल दिया सर, बताइए अक्टूबर आ रहा है, अभी त्योहार आ रहा है, कुछ और भीड़ बढ़ेगी, जल्दी करवाइए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि करीब 20 महीने बीत गए। हाँ सर, और पिछले चुनाव में आपने घोषणा करेंगे बताया कि मैं 94 वोट से हारा, तो 94 वोट से हारने के पीछे अंबिकापुर के शहर की सड़कों का एक मुद्दा था। लोगों में ये चर्चा थी कि अंबिकापुर में शहर ठीक नहीं, ये सड़क ठीक नहीं। अब एक वो मुद्दा था, कई मुद्दे होते हैं, तो एक मुद्दा अगर वो भी था तो नई सरकार जो बनी और नए विधायक जो जीत के आए, तो उनको तो सबसे पहले ध्यान वहां जाना चाहिए। ये 22 महीने हो गए अभी तक उसमें काम नहीं हुआ, ये दुख की बात है। और इतनी बुरी हालत अंबिकापुर में पहुंचने वाली सड़कों की मैंने जिंदगी में जी सर, बहुत ही बदतर। आप बिलासपुर रोड में जाइए, देखिए कि सिख पेट्रोल पंप से लेके सांडबार का जहां तक सीमेंट कंक्रीट, यहाँ से आप सूरजपुर की तरफ जाइए, अब हम दक्षिण गया पश्चिम जाइए, यहाँ से सिरफिली की तरफ, वहां से आगे बढ़ के देखिए रोड की हालत टूट रही है, नेशनल हाईवे। आप अंबिकापुर से पूरब की तरफ जाइए, खरसिया रोड जिसको हम कहते हैं, दरिमा की तरफ जाइए, इतना 3 किलोमीटर इतना बुरा हाल मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अब आप आखिरी उत्तर की तरफ जाइए, बलरामपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर से लोग जा रहे हैं वाटर में घूम गया, यानी इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और 22 महीने में आप नहीं कर पाए। और आगे की बात ठीक है, अब बनेगा ये बनेगा, तो बात की बात है, अभी रोड को चलनसार तो गड्ढों को भर भरा के आपको मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। ठीक सर, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।